हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैद्युत फ्लक्स व गॉस का नियम, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। और ये इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 है, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। पूरे चैप्टर का कोर टॉपिक यही है, एक बेस टॉपिक यही है। यदि हम इस टॉपिक को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो आगे चैप्टर को समझ पाने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें वैद्युत फ्लक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं वैद्युत फ्लक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। वैद्युत फ्लक्स का अर्थ, या हम कह सकते हैं अवधारणा, कंसेप्ट क्या है इसका। ठीक है, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या उसकी बन सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी ना, तो एग्ज़ाम में जो लिखने जाने वाली डेफिनेशन है वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उसका सूत्र और विमा की जानने की कोशिश करेंगे। सूत्र, विमा, मात्रक क्या बन सकते हैं इसके, सूत्र, विमा और मात्रक क्या हो सकते हैं। और अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ बंद आकृतियाँ होती हैं, बंद आकृतियों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, बंद आकृतियों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो इन टॉपिक को लेते हम चलेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स असल में, जब मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र हमारे पास में है, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास एक, ठीक है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। आप जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती है। तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं भी यहाँ पर होंगी। अब ये वैद्युत बल रेखाएं, अब ये गुजर रही हैं, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं। मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखा ये है, ठीक है, एक वैद्युत बल रेखा ये 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 है, एक ये मान ली, एक ये मान ली हमने, एक ये मान ली। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं। अब मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में मैं यहाँ पर एक पृष्ठ रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, एक सरफेस रख देता हूँ, एक पृष्ठ रख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो बल रेखाएं थी, ये बल रेखाएं अब इस पृष्ठ से गुजरने लगी हैं। क्या होने लगी हैं, इस पृष्ठ से गुजरने लगी। ये जो पृष्ठ मैंने बनाया था, ये जो पृष्ठ मैं जिसे ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस पृष्ठ से आपको कुछ बल रेखाएं गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ये बल रेखा यहाँ से चली, यहाँ तक देखिए, इस पृष्ठ से गुजरी, ये बल रेखा इस पृष्ठ से गुजरते हुए जा रही है, ये बल रेखा इस पृष्ठ से गुजरते हुए जा रही है, ये जो बल रेखा है, ये बल रेखा इस पृष्ठ से गुजरते हुए जा रही है। तो ये जो बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं थी, वो बल रेखाएं क्या है, वो बल रेखाएं अब इस पृष्ठ से गुजरने लगी हैं। और ये पृष्ठ कहाँ से आया, ये पृष्ठ हमने रखा है, हम ही तो रखेंगे, और कौन रखेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई पृष्ठ रखा जाता है तो उस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। क्या गुजरने लगती हैं, वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजरने लगती हैं। तो हमें क्या काउंट करना है, देखिए प्रॉब्लम हमारे सामने बन चुकी है, क्या कि इस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब इस प्रॉब्लम का समाधान हमें ये करना है कि हमें ढूंढना है कि कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जब हम ये ढूंढने, ये जानने, निकालने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, कितनी बल रेखाएं हैं जो कि इस पृष्ठ से बद्ध हैं, इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो वही चीज़ जो है, उसी चीज़ को ज्ञात करना, उसी चीज़ को निकालना कहलाता है कि हम लोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, समझ में आया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो चलिए इसे मैं एक बार बोलता हूँ, आप लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं तो डेफिनेशन हम लोग बाद में लिखेंगे ही।
कि जब वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा जाता है तो उस पृष्ठ से बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। उन गुजरने वाली बल रेखाओं का मापन ही, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का मापन करना ही वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना कहलाता है। तो चलिए एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ कि जब वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा जाता है तो उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का मापन करना ही वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है कि वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या है। देखिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक टॉपिक की सही समझ नहीं बन पाएगी। अब यूँ तो 5-5 मिनट की वीडियो है जिसमें वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लिख के बात खत्म कर दी जाती है। देखिए, उससे समझ में कुछ नहीं आता है। समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र था। उस वैद्युत क्षेत्र में क्या थी? बल रेखाएं थी। जब हमने कोई पृष्ठ वहां रखा तो वो बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरना प्रारंभ हो गई। तो हमें ये देखना है कि इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, जो कि इससे गुजर रही हैं। उन्हीं का मापन हम करने की कोशिश करेंगे। वही कहलाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स का ज्ञात करना, वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या है कि वैद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है कि वैद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने 3 कारक होंगे। कितने कारक होंगे? 3 कारक होंगे जिन पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा। तो पहला कारक क्या है? पहला कारक है वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला कारक है। किस तरीके से है देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है और जैसा पृष्ठ यहाँ है वैसा ही सेम टू सेम पृष्ठ ये है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे 2 पृष्ठ हैं ये। ठीक है, ये 2 पृष्ठ हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी है। देखिए, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है ये दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र है वो कम है। कैसा है? कम है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो वहाँ पर बल रेखाएं भी क्या होंगी? कम होंगी। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए बल रेखाएं कम होंगी। भाई क्यों कम होंगी? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही कम है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर कम है तो बल रेखाएं क्या होंगी? कम होंगी। और कम होंगी तो पृष्ठ से कम गुजरेंगी। कम होंगी तो पृष्ठ से क्या होंगी? कम ही गुजर पाएंगी। और बल रेखाएं कम गुजरेंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। अब मान लीजिए यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है प्रबल। क्या है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र? प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र है तो बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा गुजरेंगी, ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा गुजरेंगी, और ज़्यादा गुजरेंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पहला जो बात है, पहले जो तथ्य है वो क्या है? पहला तथ्य ये है कि वैद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, बल रेखाओं की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा बल रेखाओं की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स गुजरने की संभावना रहेगी। वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला कारक था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितनी ज़्यादा होगी, बल रेखाओं की संख्या उतनी ज़्यादा होगी, वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? वो है पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से निर्भर करता है? मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं। बहुत सारी बल रेखाएं हैं उस वैद्युत क्षेत्र में। अब मान लीजिए कोई पृष्ठ, इतना सा पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल बहुत कम है। तो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर पा रही हैं? 1, 2 और 3। कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? 3। अब मान लीजिए थोड़ा सा इससे एक बड़ा पृष्ठ आया है। अब इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लीजिए कोई और बड़ा पृष्ठ है,
तो इस बड़े पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए, जैसे जैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ रहा है वैसे वैसे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सीधा सा कंसेप्ट बनता है कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा गुजरेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं भाई। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, बल रेखाएं उतनी ज़्यादा गुजरेंगी, फ्लक्स भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो दो बातें हम लोग समझ पाए हैं कि तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, फ्लक्स उतना ज़्यादा होने की संभावना है, और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। और तीसरा कारक है जो पृष्ठ हमने रखा हुआ है, पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष क्या स्थिति है? वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष क्या स्थिति है? तीसरा कारक है, सापेक्ष क्या स्थिति है। और हम इसे दूसरे जो तकनीकी शब्द हैं उसमें हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण, क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण क्या है? कोण क्या है? देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल वेक्टर मुझे एक अलग वीडियो में आपको समझाना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप एक बात छोटी सी समझिए कि क्षेत्रफल जो होता है, एक प्लेन समतल क्षेत्रफल जो होता है, एक समतल क्षेत्रफल जो होता है, समतल क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ये आप फिलहाल ध्यान रख लीजिए, मैं इसे एक अलग से वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या बात है ये। तो क्षेत्रफल जो होता है, एक समतल क्षेत्रफल जो होता है, प्लेन एरिया, वो कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं वो इस तरीके से गुजर रही हैं। किस तरीके से गुजर रही हैं? इस तरीके से। अब मान लीजिए पृष्ठ में इस तरीके से रखता हूं, तो देखिए बल रेखाएं इस पृष्ठ के होते हुए भी, बल रेखाएं यहाँ हैं, पृष्ठ भी यहाँ है, लेकिन ये बल रेखा इस पृष्ठ से गुजर ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पृष्ठ और बल रेखाओं यानी वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध ही ऐसा है, स्थिति ही ऐसी बन रही है उनके बीच, जो उनकी स्पेस पोजीशन है, अवकाश में जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि ये बल रेखा होते हुए भी, पृष्ठ होते हुए भी ये इसमें से गुजर ही नहीं पा रही। तो क्या, जब दोनों चीज़ें हैं, मौजूद हैं, ए भी है, एरिया भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, लेकिन फिर भी फ्लक्स नहीं बन पा रहा है क्योंकि बल रेखा कोई गुजर ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एरिया इस तरीके से फोल्ड होगा, वैसे वैसे बल रेखाएं देखिए इसमें से सीधी सीधी बिल्कुल इस तरीके से प्रवेश करेंगी, इस तरीके से इसमें बिल्कुल आर पार गुजरेंगी, और वैसे वैसे फ्लक्स भी इसमें से गुजरना शामिल हो जाएगा। तो तीसरा जो कारक है वो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष हमारे पृष्ठ की क्या स्थिति है। तो मैं इसे एक डायग्राम के माध्यम से बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए बल रेखाएं इस तरीके से हैं। ठीक है, बल रेखाएं इस तरीके से हैं और हमारा पृष्ठ इस तरीके से रखा है, इस तरीके से पृष्ठ रखा है। तो बताइए क्या बल रेखाएं इस पृष्ठ में से गुजर रही हैं? नहीं गुजर पा रही हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे ई भी है, यानी वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं भी हैं, पृष्ठ का एरिया भी है, लेकिन फ्लक्स क्या आ रहा है? जीरो। कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, कोई बल रेखा गुजर ही नहीं रही है। लेकिन जब ये पृष्ठ इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है, किस तरीके से रखा जाता है? इस तरीके से। तो देखिए बल रेखाएं इसमें से गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ ई है, क्षेत्रफल भी है और फ्लक्स भी यहाँ पर गुजर रहा है। तो आप ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि दोनों चीज़ हों, ये भी है ये भी है फिर भी फ्लक्स गुजरे, नहीं गुजरेगा। फ्लक्स गुजरने के लिए ये भी देखना होता है कि वो जो पृष्ठ उसमें उपस्थित था, पृष्ठ जो रखा हुआ था, उसकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो ये हमारे तीन कारक थे जिन पर हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी होगी। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बन पाती है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से
गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप इसी तरीके से यही डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपके लिए ही लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, सीधे सीधे आपको डेफिनेशन मिल पाए, आप लिखें और याद कर पाएँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तो अनिवार्यता है, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बल रेखाएं कहाँ से आएंगी, तो वैद्युत क्षेत्र तो आना ही आना है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे, गुजरने वाली लंबवत बल रेखाएं, लंबवत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास बल रेखाएं हैं और ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं होंगी जो कि लंबवत गुजर रही होंगी, लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजर रही होंगी। जब हम ऐसा बनाते हैं पृष्ठ तो इसका मतलब होता है कि पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और ये बल रेखाएं इसमें से बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, देखिए ये पृष्ठ ऐसे है तो बल रेखाएं बिल्कुल 90 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये रहा पृष्ठ और ये रहा हमारा बल रेखा। तो इस तरह से बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरेंगी। तो जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं 1 2 3 4, तो यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 कारक थे जो कि वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित कर रहे थे। एक था क्षेत्रफल, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक था क्षेत्रफल और एक था कि उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ भी जब हम फॉर्मूला लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आप लिखने वाले हैं फाई ई, उसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं, उसका फॉर्मूला सीधा बनेगा कि वैद्युत क्षेत्र ई इंटू क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल वेक्टर ए, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि होती ही है, ये तो एक वेक्टर है ही, और जो एरिया है, एरिया भी एक सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है, कैसा गुणनफल है ये, अदिश। राशियां जो हैं, वैद्युत क्षेत्र जो है वो भी सदिश है, और जो हमारा ये एरिया है ये भी सदिश है, लेकिन इनका जो गुणनफल हुआ है वो कैसा है, अदिश गुणनफल है, और इन दोनों का अदिश गुणनफल ही है हमारा वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश। भाई इन दोनों का कैसा गुणनफल करा हमने, देखिए आप 11वीं में वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो 11वीं में जो वेक्टर वाला चैप्टर होता है उसमें बताया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि 2 सदिश राशियाँ हैं। मान लीजिए एक सदिश राशि है ए और एक सदिश राशि है बी। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल हम लोग करते हैं, तो गुणनफल 2 तरीके से होता है। एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल जिसमें क्रॉस आता है, एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल जिसमें डॉट आता है। ठीक है, तो ये वाला गुणनफल तब किया जाता है जबकि मिलने वाली राशि जो होती है ना वो भी सदिश हो, और ये वाला गुणनफल तब होता है जबकि मिलने वाली राशि अदिश हो। तो यहाँ जो हमारी मिलने वाली राशि है ना वो अदिश है। कैसी है ये, अदिश। तो कौन सा गुणनफल करेंगे इन दोनों के बीच, अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। आप बात को ध्यान से समझिए, राशियां जो दोनों हैं वो कैसी हैं, अदिश हैं, लेकिन जो मिलेगा वो कैसा है, सॉरी, राशियां जो है दोनों की दोनों कैसी हैं, सदिश हैं। राशियां कैसी हैं, दोनों सदिश हैं, और जो मिलेगा वो क्या है, अदिश। तो चूंकि मिलने वाला अदिश है इसलिए हम गुणनफल भी कैसा करेंगे, इसका अदिश करेंगे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का अदिश गुणनफल उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। यहाँ हमने क्या करा, वैद्युत क्षेत्र लिया, पृष्ठ क्षेत्रफल का वेक्टर लिया, उन दोनों का अदिश गुणनफल कर दिया, वो किसके बराबर आया, वैद्युत फ्लक्स के बराबर आया। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं। और आगे हम इसे किस तरीके से बढ़ाते हैं कि वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए था। जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो वहाँ आता है कॉस थीटा। क्या आता है, ये दोबारा लिखा गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ आता है कॉस थीटा। जब हम इनके वेक्टर हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो हम इस तरीके से भी इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इसे भी समझाते हैं क्या है। अब हम चलते हैं इसके मात्रक की तरफ। इसका मात्रक और विमाएं क्या क्या हैं, तो देखिए मात्रक और विमाएं क्या क्या बन पाती हैं इसकी। चूंकि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही तो फॉर्मूला है। तो देखिए मात्रक क्या है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का आपको मात्रक याद आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप वैद्युत क्षेत्र की जगह ई लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, पिछले चैप्टर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू इंटू ए। तो एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और ए क्या है, एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या मात्रक बनेगा इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये आ गया इसका मात्रक। उसके बाद हम निकालते हैं इसकी विमा। तो विमा क्या बन पाती है इसकी, विमा बनती है न्यूटन। न्यूटन की विमा क्या होती है, बल की, यानी कि एम एल टी माइनस टू। बल की विमा तो आपको देखो याद करनी ही पड़ेगी। एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, मीटर की विमा क्या होती है, एल, और क्या है, टू, एल टू। और सी है आवेश, आवेश यानी कि कूलाम, कूलाम की विमा क्या होती है, एटी। इसकी विमा क्या होगी, एटी। तो अब आपको इन्हें एडजस्ट करना है, तो करिए एडजस्ट। एम तो ऐसी का ऐसी रहेगा क्योंकि कहीं और एम है ही नहीं। एल देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक एल यहाँ है और दो यहाँ है, तो कितना हो गए, तीन, एल थ्री, ठीक है। और टी देखिए माइनस के दो हैं, एक टी ऊपर यहाँ नीचे है जो कि ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितने माइनस के हो जाएंगे, तीन। और ये जो ए है ये भी ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये इस प्रकार से इसकी आ जाती है विमा। देखिए विमा निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चीज़ की फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप आसानी से विमाओं को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूटन की रखिए। न्यूटन क्या है, बल, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू। फिर मीटर, मीटर यानी कि दूरी, दूरी की विमा होती है एल, और टू था तो टू लगा दिया, एल टू। सी है आवेश, आवेश की विमा होती है एटी, तो एटी रखिए। बाकी तो एडजस्टमेंट है, आप आसानी से कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखकर आनी है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में हमारे लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स में ई ए कॉस थीटा जो आ रहा है, ये ई ए कॉस थीटा जो आ रहा है ये, ठीक है, इसको हम किस तरीके से समझते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी, यदि आपने फ्लक्स की डेफिनेशन ठीक प्रकार से ध्यान दी हो तो उसमें बात होती है लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की। किसकी बात होती है, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बल रेखाएं लंबवत नहीं गुजरती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, ये एक पृष्ठ हो गया है। अब इस पृष्ठ का जो एरिया होगा ना, इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा। आप एरिया वेक्टर के लिए ज़्यादा टेंशन ना लें, इसे मैं समझाऊंगा आपको अलग से। इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मान लीजिए बल रेखाएं गुजरती हैं इस तरीके से, ऐसा गुजर रही हैं बल रेखाएं, तो जिस दिशा में बल रेखाएं गुजरती हैं वही दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की। देखिए समस्या क्या हो रही है कि अब समस्या ये हो रही है कि बल रेखा जो गुजर रही है ना, जो बल रेखा गुजर रही है वो बल रेखा पृष्ठ से गुजर तो रही है लेकिन लंबवत नहीं गुजर रही है। पृष्ठ से गुजर तो रही है लेकिन वो बल रेखा पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रही है।
ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं है, पृष्ठ के लंबवत ये बल रेखा जो है वो नहीं गुजर रही है। समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। अब देखिए प्रॉब्लम क्यों है। अगर मैं पूछूं कि बल रेखा गुजर रही है तो आपका आंसर होगा कि सर गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। अब क्या ये लंबवत गुजर रही है, तो लंबवत तो ये नहीं गुजर रही है, और डेफिनेशन कहती है कि बल रेखा जो होनी है वो लंबवत गुजरनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस वैद्युत क्षेत्र के यानी कि जो बल रेखा है इस बल रेखा के हम लोग घटक तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसके घटक तोड़ेंगे। ठीक है, तो एक घटक देखिए, घटक तोड़ना आपको आना चाहिए। एक घटक हम लोग इस तरीके से यहाँ ये बन जाता है हमारे पास में, और एक घटक बन जाता है ये। ठीक है, दो घटक बन जाते हैं, एक घटक ये बन गया है और एक घटक ये बन गया है। और देखिए ये वाला जो घटक है, ये वाला घटक इस पृष्ठ से लंबवत गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। ये वाला जो घटक है, ये वाला घटक इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत गुजर रहा है। तो बेशक ये बल रेखा जो है, ये वाली जो बल रेखा है, ये बल रेखा लंबवत नहीं गुजर रही थी, लेकिन इस बल रेखा का ऐसे बनने वाला जो घटक है, ये घटक जो है इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरी बल रेखा ना लेके ये वाला घटक ले लेंगे। ठीक है, और देखिए इस घटक का मान क्या होगा, मान लीजिए ये कोण है थीटा, ये कोण कितना है थीटा, तो इस घटक का मान होगा ई कॉस थीटा। जिस घटक के साथ कोण लगा होता है उसको हम कोस थीटा बना देते हैं। और ये वाला जो घटक है ये है साइन थीटा, ई साइन थीटा। ये भी नहीं गुजर रहा, पृष्ठ ऐसे है, पृष्ठ भी ऐसे है इस तरीके से, और ये भी ऐसे ही गुजर रहा है, तो ये भी नहीं गुजर रहा है। केवल कौन गुजर रहा है लंबवत, ये गुजर रहा है लंबवत। ये लंबवत गुजर रहा नहीं, ये लंबवत गुजर रहा नहीं, लंबवत कौन गुजर रहा है ये, तो हम इसे लेंगे। ठीक है, तो अब ए के साथ देखो ना कौन आ गया, ए के साथ आ गया है ई ए कॉस थीटा। इसलिए हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या कॉस थीटा ई के साथ लिख लीजिए, ई कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा की बात है। तो इस तरीके से फ्लक्स का फॉर्मूला जो है हमारा ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बंद आकृतियाँ। तो हमने क्या क्या बात की थी, हमने क्या होता है अर्थ अवधारणा समझ ली थी इसकी, किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी हम लोग देख चुके हैं, परिभाषा क्या है वो भी समझ चुके हैं, सूत्र मात्रक विमाय ये सब चीज़ हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बंद आकृतियों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और ये आपको बहुत ही एकदम क्लियर कट के साथ समझना पड़ेगा। बंद आकृतियों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए अगर कोई भी बंद आकृति है, कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की बंद आकृति है, मान लीजिए ये एक बंद आकृति है, ये क्या है, ये हमारे पास एक बंद आकृति है, और इस बंद आकृति से हमसे पूछा जाता है कि भाई फ्लक्स बताइए कितना गुजर रहा है। तो फ्लक्स जो भी गुजरेगा हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस बंद आकृति से बद्ध कोई आवेश है या नहीं है, क्या इस बंद आकृति में कोई आवेश उपस्थित है या नहीं है। अगर बद्ध आकृति से जुड़ा हुआ कोई भी आवेश नहीं है, कोई आवेश यहाँ नहीं दिखता है, तो आप फ्लक्स भी सीधा सीधा लिखेंगे, इस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये आपको वन लाइन बात याद रखनी है कि यदि किसी भी बंद आकृति से कोई आवेश बद्ध नहीं है, चाहे वो फिर कोई आयत कोई वर्ग हो, कोई घन हो, कोई गोला हो, या किसी भी तरह की कोई एक्स वाई जेड आकृति हो, यदि उस पृष्ठ से कोई बद्ध नेट आवेश नहीं है, आवेश वहाँ मौजूद नहीं है, तो उससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने बताया ही था कि फ्लक्स किस तरह की राशि है, कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है ये, अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो देखिए जब भी अदिश राशि की बात होती है तो आप उसे जब भी लिखेंगे तो उसके साथ उसका चिन्ह जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी होगा वो लिखना पड़ेगा। यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है ना, वैद्युत फ्लक्स दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स धनात्मक, और एक होता है
ऋणात्मक। और ये जब आप लिखेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि में उसके चिन्ह मेंशन होते हैं कि वो पॉजिटिव धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कब कब होगा, जब फ्लक्स विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। जब फ्लक्स क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा तो वो होगा पॉजिटिव। और जब विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करेगा तब होगा वो नेगेटिव। मान लीजिए ये एक खोखला गोला है, ठीक है, ये क्या है, खोखला गोला है, और इसके अंदर ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो भाई आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये आवेश। तो ये आवेश जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो बल रेखाएं गुजरेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी, और बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। अभी देखिए बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं ना, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर की तरफ निकलेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो और अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि वैद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा है अंदर, तो वो फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव। किस तरह का होगा वो, नेगेटिव। और नहीं तो हम कोऑर्डिनेट की हेल्प भी ले लेते हैं, किस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट काम करते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई। तो अगर फ्लक्स इस तरफ है तो वो पॉजिटिव है, और अगर इस तरफ है तो नेगेटिव है। ऊपर है तो प्लस है और नेगेटिव, नीचे है तो नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट की हेल्प भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा विद्युत फ्लक्स से संबंधित टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।